बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 2 ICS 2K का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में आज हम चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या होते हैं। तो फर्स्ट वन है जी सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर असेंबली लैंग्वेज। एनीवन नोज व्हाट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज आर असेंबली लैंग्वेज? लास्ट लेक्चर हमारा इसी पर ही था। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसके प्रोग्राम्स हम लिखते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, जिस तरह इनपुट है, प्रिंटफ है या मेन है, इससे हम लोग फैमिलियर हो चुके हुए हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो प्रोग्राम होते हैं वो इंग्लिश वर्ड्स में लिखे जाते हैं। आर असेंबली लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शन होती हैं या जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी जाती हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, यानी इंग्लिश की तरह के होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स। तो ऐसा प्रोग्राम जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं इसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। और हमने ये भी लेक्चर में देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज इज़ फार फ्रॉम द कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इट मीन्स कंप्यूटर does not understand and also does not execute source code directly. Now important word is the directly, कि कंप्यूटर जो सा है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज का चाहे प्रोग्राम हो या फिर असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम, उसको डायरेक्टली ना तो अंडरस्टैंड कर सकता है और ना ही एग्जीक्यूट कर सकता है। एग्जीक्यूट मीन के जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं उन पर एक्ट नहीं कर सकता है, एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है डायरेक्टली। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम उर्दू की किताब पढ़ते हैं तो उर्दू की बुक जौन सी है वो उर्दू वर्डिंग में लिखी हुई होती है, उसको हम जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, फिज़िक्स है, तो वो वर्ड किस में लिखे होते हैं, इंग्लिश में, उसको हम जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड ऐसा प्रोग्राम होता है जो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? मशीन लैंग्वेज में। और हमने मशीन लैंग्वेज को पढ़ा था कि मशीन लैंग्वेज का कोड किस में होता है? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मीन 0 1s में। तो अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। मशीन कोड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में लिखा जा रहा है। और साथ ही हमने मशीन लैंग्वेज का ये भी पढ़ा था कि इसकी इंस्ट्रक्शन जो उनसी होती हैं वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दैट्स वाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। सिमिलर जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी है कि अगर उर्दू की किताब हमारे पास आ जाए तो उर्दू को हम जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि वो हम उन वर्डिंग से फेमिलियर होते हैं। लेकिन इंग्लिश की अगर हमारे पास बुक आए तो फिर उसके लिए हमें किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है या किसी चीज़ की ऐसी की पड़ती है जो हमारी उन इंग्लिश को समझा सके हमें कि ये वर्ड लिखे हुए हैं। तो डायरेक्टली जो सा होता है वो कंप्यूटर के लिए क्या है? ऑब्जेक्ट कोड है, जैसे हमारे लिए उर्दू लैंग्वेज है। और कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली कौन सा कोड नहीं है वो है सोर्स कोड। जिस तरह हमारे लिए इंग्लिश या पर्शियन या कोई और लैंग्वेज आ जाती है जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। नो लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अगर हम देखें तो इनका बेसिक पॉइंट यहाँ से, इस लाइन से हमें पता चलता है कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एंड डज नॉट एग्जीक्यूट सोर्स कोड डायरेक्टली एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट्स ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली। लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर ये एक ही नाम है। फर्स्ट वन ये क्या होते हैं? इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स की आपने फर्स्ट ईयर में 2 टाइप्स पढ़ी हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है? डैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि it is a type of system software that converts source code into machine language. And why we need the translators or language processor? As we read before, the source code cannot be directly executed by the
कंप्यूटर के अभी हमने पीछे देखा है कि सोर्स कोड कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, उसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता, तो उसके लिए दरमियान में फिर हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इट्स सिमिलरली कि अगर आप उर्दू स्पीकिंग हो और आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो कि जो उनसे फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच को आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करते, वो भी एक लैंग्वेज है, और आप वो पर्सन जो उनसे वो उर्दू को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता तो वो भी एक पर्सन है, तो दरमियान में हम एक ट्रांसलेटर पर्सन ऐसा लेकर आएंगे जिसे उर्दू की भी समझ आती है और जिसे फ्रेंच लैंग्वेज की भी समझ आती है। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि आप उसकी फ्रेंच को अंडरस्टैंड कर लोगे और वो आपकी उर्दू को समझ लेगा। इसी तरह मशीन लैंग्वेज को आपका कंप्यूटर समझता है, तो कंप्यूटर की जिसने एग्जीक्यूट करनी है आपकी इंस्ट्रक्शन को, कंप्यूटर की लैंग्वेज के दरमियान में और सोर्स कोड के दरमियान में हमारे पास जो सेंट्रल एक प्रोग्राम आ जाता है, दैट सेंट्रल प्रोग्राम इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ट्रांसलेटर, ऑन कहते हैं अपना, तो हर जो कंप्यूटर लैंग्वेज है जिस तरह जावा है, कोबोल है, पास्कल है, असेंबली लैंग्वेज आ जाती है, हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है, तो हर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है। लाइक एक ट्रांसलेटर ऐसा होगा जिसको उर्दू को फ्रेंच में कन्वर्ट करना आता होगा, एक पर्सन ऐसा होगा जिससे उर्दू लैंग्वेज को अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आता होगा। अब अरेबिक एक अलहदा लैंग्वेज है, फ्रेंच एक अलहदा लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलहदा लैंग्वेज है, तो उनके लिए दरमियान में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसलेटर की। तो इसी तरह जावा को बोल के लिए उनके सोर्स कोड के लिए उनका अपना अपना ट्रांसलेटर होगा। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स कौन सी हैं? द वेरी फर्स्ट इज़ द कंपाइलर है, सेकेंड वन इंटरप्रेटर है, और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है असेंबलर। अब वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं कि इन तीनों की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। मोर ओवर आपका ये जो क्वेश्चन है लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी ये आता है। शॉर्ट इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर, नेम इट्स टाइप्स, और लॉन्ग ऐसे आ सकता है व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो फिर एक्सप्लेन में हम ये सारी टाइप्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर अलहदा से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है और एमसीक्यूज़ में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम ये क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अगर प्रोग्राम हैं तो फिर कंपाइलर इसी की ही टाइप है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नॉट सोर्स कोड। हमने क्या यहाँ पे करना है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एज आ होल। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर की डेफिनेशन एज आ होल के बगैर कंप्लीट नहीं होती। और एज आ होल का मतलब ये है कि जिस तरह आप रिटन फॉर्म में टेस्ट देते हैं अपने टीचर को, तो टीचर उस टेस्ट को चेक करने के बाद आपके मार्क्स लगाते हैं, आपको पास बिठा के मार्क्स नहीं लगाते हैं। जिस तरह आप बोर्ड में पेपर देते हो तो पेपर मार्किंग करने वाला जो सा होता है वो मार्क करने के बाद आपके यानी चेक, जब आपने पूरा अपना क्वेश्चन आंसर शीट लिख लिया है, आंसर शीट लिखने के बाद आप हैंड ओवर कर देते हो, फिर टीचर उसको एज अ होल क्या करता है, चेक करता है और फिर आपको मार्क्स देता है। तो ये भी क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। अब प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ये भी हम पीछे भी इसको देख चुके हैं और ये आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी हो सकता है कि आप प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, इंटरप्रेटर कोड। तो ये बेसिकली क्या होता है, सोर्स कोड। कंपाइलर कन्वर्ट्स करता है सोर्स प्रोग्राम को इनटू मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर, और ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेड होता है मैनी टाइम्स। नो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कंपाइलर कि कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसको मैनी टाइम्स का मतलब है कई दफ़ा। टाइम्स का मतलब यहाँ पे वक्त नहीं है बल्कि मैनी टाइम्स का मतलब है कई दफ़ा, यानी बार बार उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। नाउ ये अगर हमने सोर्स कोड लिखा है किसी हाई लेवल लैंग्वेज में तो ये किसको हम दे देंगे, किस प्रोग्राम को दे देंगे, कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट कोड में जिसे आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। नाउ कंपाइलर क्या है, इसके साथ साथ ये चेक्स करता है सिंटैक्स एरर्स को इन सोर्स प्रोग्राम
एंड व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, जो हमारा लेक्चर 1 था, उसमें सिंटैक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड सिंटैक्स। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज सी है, C++ है, जावा है, कबोल है, असेंबली है, तो हर लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो क्या आता है? एरर्स। एरर्स कहते हैं गलतियों को। तो कंपाइलर का काम क्या होता है? उन गलतियों को चेक करना, यानी देखना। अगर वो आ जाती हैं तो फिर आपका जो सोर्स कोड है वो कंपाइल्ड नहीं होता। कैन नॉट बी कंपाइल्ड मीन कंपाइल्ड नहीं हो सकता। कंपाइल्ड ना होने का मतलब है कि आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कंप्यूटर इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अ सोर्स प्रोग्राम हैविंग सिंटैक्स एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा। फॉर एग्जांपल सी जो कंपाइलर है, यानी सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है, वो सिर्फ क्या करेगा? ट्रांसलेट्स करेगा या कन्वर्ट करेगा। आप ट्रांसलेट की जगह पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ओनली सी लैंग्वेजेस प्रोग्राम, लैंग्वेजेस मीन सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को सी कंपाइलर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर में इंटरप्रेटर। तो इट इज़ अ प्रोग्राम बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट्स करता है वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट वन टाइम। यानी सोर्स कोड में, जिस तरह यहाँ पे हमारे आपको 2-3 लाइंस नज़र आ रही हैं, 3 स्टेटमेंट के टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर है और इट इज़ अ प्रोग्राम। तो इंटरप्रेटर काम कैसे करेगा? इंटरप्रेटर पहले ये जो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करेगा, यानी बताएगा कि ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, कि लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स की इकसाम। फिर इंटरप्रेटर, जिसका मतलब क्या होता है? तर्जमा करने वाला। तो इसको पहले ट्रांसलेट करेगा, करने के बाद फिर अगली स्टेटमेंट की तरफ जाएगा। तो ये कन्वर्ट्स करता है आपके सोर्स कोड की, ठीक है, आपका प्रोग्राम सोर्स कोड की स्टेटमेंट हम इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, हदायत को कहते हैं। स्टेटमेंट जुमले को हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कहना। इनटू मशीन कोड एट वन टाइम, एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट को लेगा, उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देगा। जैसा अभी हम लेक्चर ले रहे हैं तो मैं लेक्चर में आपको एक एक लाइन जो सी है वो समझा रही हूँ, उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि अगली स्टेटमेंट का जो सोर्स कोड की जो अगली स्टेटमेंट होती है, जो अगली इंस्ट्रक्शन होती है, उसको ट्रांसलेट करने से पहले जो पिछली स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा। यानी इसने क्या किया है? एक स्टेटमेंट ली है, उस स्टेटमेंट को मशीन कोड में कन्वर्ट की है, मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करके फिर अगली स्टेटमेंट का क्या बनाएगा? सोर्स कोड बनाएगा। इट मीन्स कि अगर जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर आपको पहली लाइन की समझ आ जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगी? अगली लाइन की एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगी कि इसका क्या पर्पज़ है। इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग, ये काम करना छोड़ देता है इफ़ इट फाउंड, अगर इसको मिल जाता है एनी एरर इन सोर्स प्रोग्राम, कि सोर्स प्रोग्राम में कहीं पर भी कोई गलती आ जाती है तो आपका इंटरप्रेटर इसको कन्वर्ट करना क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। इट्स सिमिलरली कि अगर मैं आपसे वर्बल ओरल क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ इट्स टाइप्स, तो आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दोगे तो मैं आपको स्टॉप कर दूंगी और कहूँगी नहीं, पहले आप इसका क्वेश्चन करेक्ट करें, इसका आंसर करेक्ट करें, फिर मुझे अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है? ये भी ऐसे ही वर्क करेगा। इट्स एडवांटेज मीन फ़ायदा। तो जो इंटरप्रेटर होता है इसका फ़ायदा क्या होता है? इज़ डैट आ सिंटैक्स एरर इज़ फाउंड इमीजिएटली कहते हैं फौरी तौर पे हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पे हमने गलती कर दी है। तो प्रोग्रामर क्या करता है? वो फिर उसी गलती को करेक्ट कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट का मतलब होता है बनाना, यानी प्रोग्राम की 10, 15, 1 या 4 आपने जो स्टेटमेंट्स लिखनी है उसी के दौरान ही प्रोग्रामर को पता चलता जाएगा कि मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दी है।
इट्स डिसएडवांटेज, इसका नुकसान क्या होता है, इज़ डैट इट इज़ नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट मीन कि ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता, फास्टर एक्चुअली ये नहीं होता, बिकॉज इट डज़ नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड। तो ये सेकंड डिफरेंस है जो कंपाइलर के साथ इसका आ जाता है। एक तो ये है कि ये वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है एट अ वन टाइम, जबकि कंपाइलर क्या करता है, एज अ होल करता है। सेकेंड वन, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड को प्रोड्यूस करके मैनी टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता किसको, ऑब्जेक्ट कोड को। ये कौन सी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर को यूज़ करती है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर बेसिक लैंग्वेज। बेसिक इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या है, ये भी अलग आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट करें, तो कम से कम आपने 4 इसके पॉइंट करने हैं। जब बोर्ड में अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है या आपके पेपर में भी आ जाता है, कॉलेज के पेपर में, तो इट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज आ होल, ठीक है, जो डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं। और इट कन्वर्ट्स वन इंस्ट्रक्शन मीन वन स्टेटमेंट, आप इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप सोर्स कोड इनटू मशीन कोड एट आ टाइम। ये एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन को लेगा, जबकि ये एक वक्त में आपके प्रोग्राम की सारी इंस्ट्रक्शन को, होल इंस्ट्रक्शन को ले लेगा। इट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड बना के रख लेता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है इट डज़ नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं करता। और प्रोड्यूस करने का मतलब ये है बना के हार्ड डिस्क पर परमानेंटली स्टोर कर देना। आपका सोर्स कोड आया, जैसा आप लेक्चर लेते हो, तो लेक्चर लेने के दौरान अगर आप पेंसिल के साथ उसे नोट करते जाओ, लिखते जाओ, तो फिर तो लेक्चर के चाहे 4 दिन बाद आप उस टॉपिक को रिवाइज करें तो आपको पता है मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने उसको देखूंगी तो मुझे फ़ौरन वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने इसको रिटन फॉर्म में रख लिया है अपने पास। तो ये कंपाइलर क्या करता है, ये भी रिटन फॉर्म में ऑब्जेक्ट कोड को स्टोर कर देता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि लेक्चर हो रहा है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते जाएं, तो इट मीन्स कि आपने उसे प्रोड्यूस नहीं किया, आप सुन रहे हैं और साथ में कह रहे हैं जी मुझे समझ आ रही है इसकी, तो ये फिर क्या आपका स्टेप आ जाएगा, या आप कौन सा भी ट्रांसलेटर बन जाओगे, इंटरप्रेटर बन जाओगे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसमें फास्ट होती है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप इंस्ट्रक्शन लिख लेते हो तो वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होती है हमारे पास, स्लो होती है, आहिस्ता होती है। इट इज़ यूज्ड बाय सी लैंग्वेज, इसको सी लैंग्वेज यूज़ करती है, C++ भी कंपाइलर को यूज़ करता है। और जो बेसिक लैंग्वेज होती है, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ये इंटरप्रेटर को यूज़ करेगी। हाउ कंपाइलर वर्क्स विद सोर्स कोड, ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सोर्स कोड आता है, सोर्स कोड कंपाइलर को दिया जाता है, कंपाइलर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में। जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंप्यूटर मशीन क्या करती है, ये इसके ऊपर वर्क करके आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। और अगर कंपाइलर में कोई सिंटैक्स एरर आ जाता है तो देखेंगे फिर यहाँ पे जाएगा सोर्स कोड के पास दोबारा वापस, किसके पास जाने के बजाय ऑब्जेक्ट कोड में, क्योंकि अगर सिंटैक्स एरर हो तो आपका सोर्स कोड कंपाइल्ड नहीं होता। एंड हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स विद सोर्स कोड, अगर इंटरप्रेटर को कोई सोर्स कोड दे दिया जाए तो सोर्स कोड किसके पास जाएगा, इंटरप्रेटर के पास। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड को में इसे कन्वर्ट करेगा और साथ ही क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूटेबल कर देगा। और फिर किसकी तरफ ये जाएगा, गेट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। गेट का मतलब होता है लेना, फिर वो लेने की तरफ चला जाएगा अगली इंस्ट्रक्शन, किसके पास से, सोर्स कोड के पास से, ठीक है। अब अगर यहाँ पर यानी इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूटेबल कोड के दरमियान में इस पॉइंट पे कोई एरर आ जाता है, जैसा यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर है, अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो इसने फिर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को नहीं लेना, ठीक है। ये डायग्राम सिर्फ मैंने आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए बनाई है कि दोनों काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबलर। असेंबलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स, यानी ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को इनटू ऑब्जेक्ट कोड में। इट मीन्स कि ये हाई लेवल लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज है, बेसिक है, जावा है, कोबोल है, पास्कल है, असेंबलर
किसी भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेगा सोर्स कोड के लिए। किसको यूज़ करेगा? असेंबली लैंग्वेज को। और ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज का एक कोड है, ऐड R1 R2 रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई इसे ऐड कर दें, सब कर दें, यानी सब्सट्रैक्ट माइनस कर दें। तो ये कोड किस में लिखा हुआ है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है हमारे पास। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम किसको दिया जाएगा? असेंबलर को। असेंबलर क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा इसे ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, रिव्यू है व्हाई सोर्स कोड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। क्यों हमारे लिए लाजिम है कि हम सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं? थोड़ा सा सोचिएगा, इसका आंसर फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या है। हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स, इंटरप्रेटर किस तरह काम करता है? क्या ये होल स्टेटमेंट्स ऑफ द सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में एट अ टाइम, या वन बाय वन ये स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगा? लिस्ट द टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर्स की टाइप्स कौन कौन सी हमने आज पढ़ी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो आंसर आपको आता है उसे लाजमी शॉर्ट वर्डिंग में कमेंट में आप बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।